मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत के मध्यकालीन इतिहास का दौर 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक माना जाता है। इस काल में हम पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट से लेकर दिल्ली सल्तनत और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वर्तमान भारत के विकास में इसके मध्यकालीन इतिहास का बहुत बड़ा योगदान है। इस दौर में भारत ने भवन निर्माण कला, चित्रकला, धर्म, भाषा और साहित्य के क्षेत्र में बहुत विकास किया था। इसलिए इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर MM क्लासेस ने संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास को 5 मुख्य भागों पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, राजपूत, धार्मिक आंदोलन, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में बांटा है। 1. प्रारंभिक मध्यकालीन भारत। 1.1 पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। 2. प्रांतीय राज्यों का उदय। 2.1 राजपूत वंश के दौरान सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। 2.2 विजयनगर साम्राज्य के सम्राट या शासक। 3. धार्मिक आंदोलन। 3.1 मीराबाई 1498 ईस्वी 1550 ईस्वी। 3.2 कबीर। 3.3 गुरु नानक। 4. दिल्ली सल्तनत। 4.1 सल्तनत काल के दौरान छोटे राज्य। 4.2 भारत पर तैमूर का आक्रमण। 4.3 रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी 1240 ईस्वी। 4.4 मोहम्मद बिन तुगलक 1351 ईस्वी 1388 ईस्वी। 4.5 मोहम्मद बिन तुगलक 1351-1388। 4.6 बहलूल लोधी। 4.7 लोधी वंश के पतन के कारण। 4.8 खिलजी वंश के तहत आर्थिक नीति और प्रशासन। 4.9 दिल्ली सल्तनत के दौरान आर्थिक स्थितियां। 4.10 महमूद गजनवी 971 ईस्वी से 1030 ईस्वी। 5. मुगल साम्राज्य। 5.1 बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद। 5.2 शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। 5.3 महान अकबर। 5.4 अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। 5.5 मुगल काल के दौरान सांस्कृतिक विकास। 1.1 पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। 750-1000 ईस्वी के मध्य उत्तर भारत और डेक्कन में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ था। छवि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट सबसे महत्वपूर्ण थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य था, जो अपने समय में सबसे अधिक शक्तिशाली भी था। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा की गई थी, जो पहले एक मुखिया था लेकिन बाद में बंगाल का राजा बन गया। वास्तव में वह बंगाल का पहला बौद्ध राजा था। गौड़ वंश को उनके गढ़ कामरूप में शिक्षा देने के बाद उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। 750-1000 ईस्वी के मध्य उत्तर भारत और डेक्कन में कई शक्तिशाली साम्राज्य पैदा हुए। छवि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट सबसे महत्वपूर्ण थे। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा की गई थी, जो पहले एक मुखिया था लेकिन बाद में बंगाल का राजा बन गया। वास्तव में वह बंगाल का पहला बौद्ध राजा था। गौड़ वंश को उनके गढ़ कामरूप में शिक्षा देने के बाद उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। जब उनकी मृत्यु हुई थी तब बंगाल और बिहार के अधिकांश हिस्से उनके नियंत्रण में थे। बिहार के उदंतपुरी में एक मठ के निर्माण का श्रेय गोपाल को जाता है। गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल बना था। उसने 770-810 ईस्वी की अवधि के दौरान शासन किया था। उनके राज के दौरान पाल साम्राज्य उत्तर और पूर्वी भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। उसने गुर्जर विरोध और राष्ट्रकूटों के खिलाफ एक लंबे समय तक युद्ध लड़ा। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट II के खिलाफ अपना दावा हार के बावजूद उन्होंने पाल साम्राज्य की प्रतिष्ठा कायम रहने और अपने साम्राज्य को पूरे बंगाल तथा बिहार तक अतिरिक्त किया। एक प्रसिद्ध बौद्ध राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यह विश्वविद्यालय बिहार में भागलपुर के कहलगांव में स्थित है। धर्मपाल का उत्तराधिकारी देवपाल बना था। उसने अपने साम्राज्य को असम, ओडिशा और कामरूप तक बढ़ाया। अपने राज के दौरान सेनापाल ने एक बहुत ही सफल अभियान को अंजाम दिया था।
देवपाल के बाद ऐसे राजा सिंह पर विराजमान हुए जो बहुत ही कम जाने थे। तत्पश्चात महिपाल पाल साम्राज्य का राजा बना था। उसने 995 ईज़ेड से 1043 ईज़ेड तक शासन किया था। उसे पाल वंश के दूसरे संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उसने पाल साम्राज्य के सभी दावेदार प्रदेशों को फिर से हासिल कर लिया था। महिपाल की उत्तराधिकारी कमजोरियां थीं और साम्राज्य पर अपनी पकड़ कायम नहीं रख सके। प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना 6ठी शताब्दी ईस्वी में हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। वे 11वीं सदी तक प्रभावशाली बने रहे थे। यह कहा जाता है कि उनका उदय उज्जैन या मंदसौर से हुआ था। नागभट्ट प्रथम इस वंश का पहला प्रमुख शासक था। उसने 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक शासन किया था। उनके साम्राज्य में भरूच और मालवा शामिल थे। उनके साम्राज्य की राजधानी अवनी थी। नागभट्ट प्रथम की उपलब्धि, उसने जुनैद, अरब कमांडर और उसके उत्तराधिकारी तमिन को राजस्थान के युद्ध में पराजित कर दिया था। इससे उसने अरब के आक्रमण के खिलाफ पश्चिमी सीमाओं को रोक लिया था। वत्सराज एक नए राजा के रूप में नागभट्ट प्रथम का उत्तराधिकारी बना और पाल राजा धर्मपाल को हराकर उसने कन्नौज पर अधिकार स्थापित कर लिया था। नागभट्ट द्वितीय 805 ईस्वी के आसपास वत्सराज का उत्तराधिकारी बना था। वास्तव में वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश का सबसे प्रख्यात राजा था। उसे विशेष रूप से 815 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है। मंदिर को 725 ईस्वी में जुनायद के अरब ने नष्ट कर दिया था। मिहिरभोज इस वंश का अन्य प्रमुख राजा था। उनका राज 885 ईस्वी तक चला था। वो एक महान साम्राज्य निर्माता था। उसने युद्धों की एक श्रृंखलाओं में विजय प्राप्त करने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रदेशों पर कब्जा कर लिया था। उन्हें अधिवरा की उपाधि मिली थी और उन्होंने अनजाने में तेली मंदिर का निर्माण किया था। हालांकि 10वीं सदी में गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति में कमी आई थी और उनके राजा भोज II को पाल राजा महिपाल प्रथम द्वारा शिस्त का सामना करना पड़ा था। जल्द ही साम्राज्य बरकरार हो गया और सामंतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। राष्ट्रकूट कन्नड़ मूल के थे और उनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 8वीं सदी में दंतादुर्ग द्वारा की गई थी। उन्होंने डेक्कन में राष्ट्रकूटों को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने गुर्जरों को हराने के बाद मालवा पर अधिपत्य कर लिया था। उसने कीर्तिवर्मन द्वितीय को भी कर चालुक्य राज्य पर अधिपति स्थापित कर लिया था। उनके उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम थे जो एक महान साम्राज्य निर्माता थे। कृष्ण प्रथम ने वेंगी के पूर्वी चालुक्यों और गिरोहों के खिलाफ विजय प्राप्त की थी। उसे एलोरा की चट्टानों को काटकर अनोखे कैलाश मंदिर के निर्माण के लिए जाना जाता है। उनका उत्तराधिकारी गोविंदा तृतीय रहा था। अमोघवर्ष प्रथम 815-880 ईस्वी गोविंदा तृतीय का उत्तराधिकारी बना, जिसका राज अपने सांस्कृतिक विकास के लिए लोकप्रिय था। उसने जैन धर्म का पालन किया। वो कन्नड़ भाषा में लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक कविराजमार्ग का भी लेखक था। वह राष्ट्रकूट राजधानी मलखेड़ या मन्याखेड़ का भी वास्तुकार था। अमोघ वर्ष प्रथम का उत्तराधिकारी तृतीय 936-968 ईस्वी बना था, जिसे पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध अपने विजयी अभियान के लिए जाना जाता था। उन्होंने तक्काकोटम में चोलों के खिलाफ विजय प्राप्त की थी। उसने तंजौर के साथ साथ रामेश्वरम पर भी कब्जा कर लिया था। अमोघवर्ष में कई कार्यालयों का निर्माण भी शामिल था, जिसमें रामेश्वरम का कृष्णस्वरा मंदिर भी शामिल था। उनकी मृत्यु के बाद राष्ट्रकूटों की शक्ति में कमी आई थी।